सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू एनडीटीवी कार्निवाल, एनडीटीवी 24/7 एंड एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां बजाइए। आज हम प्रधानमंत्रियों के शहर में हैं। जी हाँ, इलाहाबाद में हूं मैं, प्रयागराज जिसका नाम अब कर दिया गया है। और एक नहीं, दो नहीं, कई प्रधानमंत्री इस शहर ने अपने देश को दिए हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, कई प्रधानमंत्री इलाहाबाद से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े रहे हैं। उन तमाम महानुभावों के बीच में ये इलाहाबाद प्रयागराज की जनता मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां आप सबके लिए भी। आज एनडीटीवी कार्निवाल का ये काफिला करीब करीब 8000 किलोमीटर का सफर तय कर पूरे हिंदुस्तान का चक्कर काट कर आज फिर इलाहाबाद पहुंच चुका है, प्रयागराज पहुंच चुका है। प्रयागराज में आने का खास मकसद ये भी है कि हम यहाँ के जरिए उत्तर प्रदेश के आवाम में क्या चल रहा है उसको समझ सकें, उसको जान सकें। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये सीट में दो वारिसों का मुकाबला है। असली मुकाबला जिसको कहते हैं इंडिया और एनडीए, वो दो वारिस की लड़ाई हो रही है। केशीनाथ त्रिपाठी जी बहुत बड़े नेता रहे इस शहर के, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उनके सुपुत्र को नीरज को यहाँ सर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, नीरज त्रिपाठी को। जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप ही के शहर के व्यक्ति हैं भाई, बड़े वकील हैं। और दूसरे जो उनके सामने मुकाबला हो रहा है वो है उज्जवल, रेवती रमन सिंह साहब के बच्चे हैं, बेटे हैं। यहाँ पर पहले के मंत्री रह चुके हैं, अखिलेश यादव की सरकार में 2 बार के विधायक रहे हैं। और अभी अभी जो विधायक का चुनाव हुआ था वो हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी सपा में रहे। सपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए क्योंकि ये सीट अलायंस में कांग्रेस के खाते में चली गई है, तो वो कांग्रेस से उज्जवल रमन सिंह उम्मीदवार हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है। बसपा ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया, इसीलिए मंच पर 4 मेहमान हमने बिठाए हैं। हम परिचय भी कराएंगे चारों का बारी बारी से। आपके सामने मंच पर 4 खास मेहमान हैं। प्रत्याशी, माफी के साथ कहना चाहता हूं प्रत्याशी, क्योंकि खुद लगे हुए हैं प्रचार में, उन्होंने वक्त नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को, अपने नुमाइंदों को यहाँ इस शो में जरूर भेजा है। परिचय कराता हूँ बारी बारी से सबका। सबसे पहले हमारे साथ जो बैठी हुई हैं वो निर्मला पासवान जी हैं। निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैठी रहिए आप, शुक्रिया। आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एमएलसी हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका निर्मला जी। उसके साथ हमारे साथ हैं नेहा जी। नेहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यंग नेता हैं, स्वागत है नेहा आपका। उनके साथ प्रदीप मिश्रा जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के जिला शहर अध्यक्ष है, स्वागत है आपका। और चौधरी सईद अहमद साहब हैं बीएसपी की तरफ से, आपका भी सर इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप चारों के पास आऊंगा, विल कम टू यू। लेट्स स्टार्ट दिस शो with the audience, with the voters of Allahabad, Prayagraj. What they think, who should win, why he should win, what is the contest about? Is it about Modi versus who, or is it about the policies, the matters? What are the real issues for public of Prayagraj? अंकल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? चंद श्रीवास्तव। बड़ा लेट हो गए आप इस रात। नहीं, लेट नहीं हुए। अच्छा बताइए, मैं आप ही से शुरू करता हूँ, सीनियर सिटीजन से। क्या सबसे बड़ा मुद्दा है प्रयागराज के आवाम के लिए इन चुनावों में? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है प्रयागराज? सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई और बेरोजगारी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए आप बैठिएगा, आएंगे लोगों के पास। महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप महिला के नाते बात करिएगा, बीजेपी कार्यकर्ता को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा। देखिए, महंगाई कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। महंगाई तो सभी सरकारों में रही है। अब वो जो बीजेपी की सरकार में कह रहे हैं ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं, तो लेके वो महंगाई का रोना रो रहा है। किस पक्ष में महंगाई नहीं रही? महंगाई तो है ही नहीं। जनता विकास कार्य देखे, विकास कार्य के नाम पे हो। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा है। ये आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी, अंतर्राष्ट्रीय मूछ नर्तक, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किस चीज का? पूछो के डांस पर दुनिया में 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड में 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। गिनीज बुक, लिम्का बुक, इंडिया बुक, जापान बुक। मेरी मूछें डांस करती हैं और मैं इस समय घूम घूम कर सिर्फ प्रयागराज को नंबर 1 पूरे उत्तर प्रदेश में लाना चाहता हूं कि जो हमारे सम्मानित और बुद्धिजीवी हैं, जो घर से वोट देने नहीं निकलते हैं, जिस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं, अगर वोट देने निकल जाएं तो हर समाधान का हल हो सकता है। जोरदार तालियां, इस पे ताली बजनी चाहिए। स्वागत करिए। शुक्रिया तिवारी जी, शुक्रिया। मैं लौटता हूं आपके पास। अब मैं चारों के पास आऊंगा। आप सबने बातें सुन ली, जनता के मन में क्या है ये कुछ छुपा नहीं है। शुरुआत में बीएसपी से करना चाहूंगा। चौधरी साहब, 1 मिनट में, ये सबके लिए नियम है, 60 सेकंड में अपनी आवाम को, प्रयागराज की जनता को समझाइए कि क्यों आपके पार्टी को या क्यों आपके उम्मीदवार को यहां से चुनाव जिताना चाहिए। 60 सेकंड है, मैं घड़ी देखूंगा, बीच में रोक दूंगा। 60 सेकंड होते ही स्टार्ट करिए। बीएसपी क्यों चुनाव जीते, क्या करेगी बीएसपी इलाहाबाद के लिए? धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं पहले बात ये कहना चाह रहा कि मैंने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो हमने मिसालें पेश की हैं, ये मिसाल आज तक और अभी तक और आज की सरकार तक में ये मिसाल किसी ने नहीं पेश किया। और किसी भी ऐसी स्थिति में जहाँ पर मैंने सरकार बनाई है, उसमें महंगाई पे, बेरोजगारी पे, नौकरी पे, सरकारी नौकरी पे, प्राइवेट सेक्टर में, जितने भी सेक्टर थे, हर सेक्टर में बराबर की भागीदारी देने का मैंने काम किया। अगर माननीय बहन जी दोबारा प्रधानमंत्री कभी मैं बना ले गया तो समझ लीजिए कि देश में ये जो उन्माद है, ये उन्माद पर लगाम लगाने का काम सिर्फ और सिर्फ केवल बहन जी कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 60 सेकंड से कम का वक्त लिया। तालियां बजाइए। भले ही आपको कोई आवाज़ पसंद नहीं आई हो, कम से कम आपने नियमों में खेला, नियम में रहे, नियम से बाहर नहीं निकले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टम वाला आदमी हूं। अगली बार मैं कांग्रेस के नेता के पास आना चाहूंगा। बिश्रा जी, आपके पास। ये शहर नौजवानों का और अधिवक्ताओं का और संगम की नगरी है। कांग्रेस पार्टी में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को घोषित किया कांग्रेस के समय में। और आज स्थिति ये है कि अगर आप संगम पे इस पार से उस पार पैदल जा सकते हैं, वहाँ जल नहीं है। अरबों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने पैसा देश का खर्च किया, लेकिन डैम बना करके और जल को रोक दिया। आपके 60 सेकंड पूरे हो गए। मैं आऊंगा, बातचीत करेंगे, तो शो शुरू हुआ है। नेहा, आपकी बारी है। अगले 60 सेकंड में प्रयागराज की वोटर को समझाइए। प्रयागराज युवाओं का शहर है। यहाँ प्रतियोगी छात्र बड़ी संख्या में रहता है और पेपर लीक की समस्या से ये प्रतियोगी छात्र जूझ रहा है। इसलिए आदरणीय अखिलेश जी ने घोषणा की है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो केंद्र में जो 30 लाख पद रिक्त पड़े हैं, जो इनकी सरकार में भर नहीं पाए हैं, उन्हें हम भरने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारी नौकरियों में रिक्त पद पड़े, उन्हें भरने का काम करेंगे, और वो भी निष्पक्ष और उस तरीके से जिससे कि पेपर लीक की एक जो बड़ी समस्या उसका समाधान हो सके। दूसरी बात, बेरोजगारी एक बड़ा समस्या के साथ साथ महंगाई एक बड़ी समस्या। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, 120% दाम सिलेंडर के बढ़ गए, उन्हें कम करने का काम करेंगे। पेट्रोल डीजल सबके दाम कम करने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा। आप महिला प्रवक्ता के तौर पे आई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो मैं पूछना चाहती हूँ, मणिपुर की जब हिंसा होती है तब प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ होते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि जब उन्नाव में घटना होती है उस पर क्या इनका रवैया रहता है? मैं पूछना चाहती हूँ। आपके 60 सेकंड हो गए। निर्मला जी, महंगाई, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, ये 4-5 चीजें निकल कर आई अभी तक की चर्चा में। 120 सेकंड आपके पास हैं। इस बात का जवाब दीजिए कि क्यों इलाहाबाद की जनता को, प्रयागराज की जनता को दोबारा यहां बीजेपी को चुनना चाहिए। देखिए, सबने अपनी अपनी बात कही, मैंने सुनी। मैंने कभी भी नहीं आवाज किया, ना तो मेरे साथ जो है उन्होंने आवाज किया। सबसे पहले मैं एनडीटीवी का प्रयागराज की धरती पे स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही महंगाई की बात, मैं पूछना चाहती हूँ, इतने लोग हैं और कितनों के पास कीपैड वाला फोन है? अगर महंगाई है, सबने बोला, मैंने सुना, अगर महंगाई है तो वो महंगाई में बोलता। और मैं उस पार्टी से हूँ, उस पार्टी में जिसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं की इज्जत करना सीखिए। उसमें ये नहीं कहा जाता है कि लड़के हैं गलतियां
हो जाती है, उसमें ये नहीं कहा जाता। और लॉ एंड ऑर्डर की बात कही है, लॉ एंड ऑर्डर में बहन जी की जब सरकार थी, बहन जी ने बहुत अच्छे काम किए थे, मैं इससे गुरेज नहीं करती, लेकिन कहीं धन्यवाद। बाबा जी ने, अगर आज आप इतिहास उठा के देखिए तो इतिहास के पन्नों में बड़े बड़े माफिया दर्ज हो गए हैं। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, 33% के लिए चिल्लाया, और कांग्रेस ने तो ऐसे ऐसे काम किए कि गिनाते हुए शर्माती है। मेरी बहन मेरी बगल में बैठी हुई है, इन्हीं की पार्टी कहती है कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। वो दिन लॉ एंड ऑर्डर भूल गए जब अभी अखिलेश जी की सरकार थी और सीओ को बोनेट पे बैठा के खींचा गया था। उस समय कहाँ गया था लॉ एंड ऑर्डर? मैं लौट रहा हूँ, आपका समय पूरा हुआ निर्मला जी, मैं लौटूंगा जनता के पास। सर हम ये बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछना चाहते हैं, ये जो अग्निवीर नौकरी निकाले हुए हैं, ये जब बाप नौकरी करेगा बेटा रिटायर हो जाएगा, ये जो 50 लाख बच्चे भर्ती करे थे उसमें से मेरा बच्चा भी है। जो लाठी लाठी है बीजेपी की सरकार में लाठी का, क्या इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाती है? ठीक है, मैं आता हूँ, चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। जनता के सवाल आपने सुने, तमाम नेता मेरे साथ मौजूद हैं। चौई साहब आराम से बैठिए, निर्मला जी को जवाब ज्यादा देना है। निर्मला जी, अग्निवीर योजना को लेकर क्या है, क्या अग्निवीर ऐसे ही चलेगी या उसके बाद सरकार कोई दोबारा मंथन करने को तैयार है? नहीं, देखिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, सरकार जो कर रही है, और आने वाले समय में और अच्छा सरकार कोशिश कर रही है कि करेंगे। और अभी क्या 4 साल की जो योजना है अग्निवीर की, क्या उसको कैसे अच्छा करेंगे? आपने कहा कि अच्छा करेंगे, कैसे करेंगे? जब कोई चुनाव लड़ता है, जैसे हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी 273 पे लड़ रही है, और अन्यथा जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ इन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए चुनाव लड़ रही। कोई 80 पे लड़ रहा है, कोई 20 पे लड़ रहा है, कोई 10 पे लड़ रहा है, कोई 30 पे लड़ रहा है, ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप जायज सी बात है नहीं, कि तो आप सरकार ये आप बनाने थोड़ी के तय लिए करेंगे, नहीं लड़ रहे हैं। ये आप थोड़ी तय करेंगे सिर्फ- कौन कितनी सीटों पे नहीं, लड़ेगा। नहीं, नहीं, भाई आपके पास बात तो कह सकती हूँ, आप कहिए ना। आपने पूछा कि क्या 4 भाई साल में- समाजवादी पार्टी अगर यूपी में एमपी में सरकार है है। वहाँ लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अगर ज्यादा प्रदेशों में वहाँ लड़ रही है। आपने अपने सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ, तो आप जवाब को सुन लीजिए, तब बताइए कि निर्मला जी आप यहाँ गलत हो। आपने 273 की बात की, मोदी जी ने 400 का नारा दिया है, 400 पार 370 करेंगे। का नारा दिया है। हम तो 400 क्या पार ये करेंगे। फिगर रिवाइज हो गई है क्या? नहीं, हम 400 पार करेंगे। मेरा कहने का मतलब 273 पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है कि हमें 273 चाहिए। 273 कोई भी पार्टी नहीं लड़ रही है। हो गई आपकी बात। मैं आपको एक अपडेट कर दूं, जहां तक मेरी जानकारी है कांग्रेस पार्टी करीब 325 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। तो 325 273 से बड़ा आंकड़ा है। आपने कहा कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, तो मैंने कहा केवल बता दे रहा हूँ फिगर, कुछ लोगों को चीजें सही आदत जानी हो गई चाहिए। है मिला के खाने की। हम तो सिंगल रहते हैं और सिंगल दम पे हम कह रहे हैं नहीं, फिर आप हम 400 पार आएंगे। फिर आप एकनाथ शिंदे के साथ क्यों हैं? फिर आप नीतीश कुमार के साथ क्यों हैं? फिर आप जो सिंगल जो की बात कर हमारे रही हैं? साथ आएगा उसे हम 40 गले लोग से हैं। लगाएंगे। सुमित जी 40 पार्टियों का गठबंधन गठबंधन इनके नेहा, साथ में है। नेहा बोलेंगे। जो हमारे दरवाजे, भारत की संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है कि जो हमारे दरवाजे आएगा उसे हम गले लगाएंगे। 40 पार्टियों का गठबंधन आपके साथ है। ये बात अलग है कि आप 120 नहीं 420 सेकंड ले लो, लेकिन सवाल आज जनता का आपसे है। महंगाई बेरोजगारी पे आपने जवाब नहीं दिया। कोई महंगाई नारी नहीं है। सुरक्षा पे आप आपने सवाल जबरदस्ती खड़े चिल्लाते किए। हो, महंगाई, मेरा महंगाई, सुमित जी, मैं महंगाई आपके कोई है ही माध्यम से आपके बीच सवाल में नहीं करना बोलो, चाहती दुर्गा जी, हूँ। एक मिनट। मैंने आपके बीच में नहीं नहीं बोलो। बोला, आपसे भी शांति की अपील करती हूँ। मैं सुमित जी आपके माध्यम से सवाल करना चाहती हूँ कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया है इन्होंने, पहलवान बेटियों ने आरोप लगाया, धरने पे बैठी। ये इस देश की बेटियों का अपमान है कि नहीं है? कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लेती है पूरी सरकार। तिरंगा यात्रा ये लोग निकालते हैं और उस बेटी के पिता की हत्या थाने पे करा देते हैं, बेटी का एक्सीडेंट कराते हैं। पूरी सरकार तब तक बचाती है
जब विपक्ष आवाज उठाता है, मीडिया के साथ ही आवाज उठाते हैं, तब जाकर उस बेटी की सुरक्षा तय होती है। तो ये लोग नारी सशक्तिकरण की बात ना करें, वही बेहतर है। इस देश की नारियां जागरूक हो गई निर्मला हैं जी, और एकजुट मतदान इनके खिलाफ मैं करने बोल जा देता रही हूं। हैं। और इन्हें संख्या ही नहीं पता है। जब इन्हें संख्या ही नहीं पता है, आपके तो ठीक बगल में बैठी हुई हैं, संख्या ही नहीं आप बताई सुनना है। चाहेंगी तो सुन सकती हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, महिला सुरक्षा का मामला उठाया नेहा ने, और नेहा का ये कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के एपिसोड में पहलवान लड़कियों जो प्रोटेस्ट पे बैठी थी, उसके बावजूद भी उनको टिकट, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। तो बीजेपी कैसे अश्योर करेगी कि महिला सुरक्षित है उनके शासन में? उनके जो जिन पे आरोप लगा, उनके बेटे को टिकट दे दिया आपने। एक मिनट, मैं बोलने जा रही हूँ, सारे लोग चुपचाप सुन लीजिए। सपा नेहा जी कह रही हैं कि ब्रजभूषण के लिए, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, वो दिन कहाँ गया जब बहन जी मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड किया था? 50 साल कहाँ थी? और 5 साल के काम बताइए। अभी आप 5 साल में आपने चिन्मयानंद का मुकदमा क्यों वापस लिया? जवाब नहीं है। आपके पास बैठी हुई है जवाब नहीं है। आपके पास कुलदीप सेंगर का जवाब लिया गया है। आपके पास उनके घटना पे जवाब नहीं है। कोई केस आपके पास नहीं है। लखीमपुर की घटना पे जवाब नहीं है। आपके पास चिन्मयानंद पे जवाब नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। और पूरे देश की जनता से माफी मांगिए। पूरे देश की जनता से माफी मांगिए और बोलिए प्रधानमंत्री की तरफ से आप माफी मांग रहे हैं। और अगर आप माफी नहीं मांग सकती, जो आपने किया है उसका जवाब दीजिए। शर्म आनी चाहिए। चलिए, आपको मैं आगे बढ़ता हूं। जनता से माफी मांगनी चौई साहब, चाहिए। नेहा जी, चौई साहब के पास आऊंगा। चौई साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है ना? ये बताइए, बसपा क्या करेगी लोकसभा चुनावों के बाद? इधर आएगी या इधर आएगी? नहीं, बसपा आगे रहेगी, जिसकी जरूरत पड़े, जिसकी गरज हो पीछे आएगा। मैं किसी के बसपा कभी भी, मैंने 4 बार सरकार बनाई, भाजपा से मिलके भी बनाई, लेकिन कभी मैंने भाजपा को समर्थन दिया नहीं, समर्थन लिया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार में आगे हम रहेंगे, जिसकी जरूरत पड़े। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मानवर काशीराम साहब की आइडियोलॉजी में चलने वाले लोग हैं। हम कभी पीछे रहने वाले नहीं, हम आगे खड़े होंगे। अगर इनकी जरूरत पड़े ये, इनकी जरूरत पड़े ये। पर ये बताइए, जिसकी जरूरत हो ये पीछे ये होंगे। बताइए कि आप लोगों ने 13-14 कैंडिडेट क्यों बदल दिए? अचानक बदल देते ये हैं। हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें किसी इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, इनसे नहीं पूछ रहा हूं। मेरी बात सुन ले, इनके पास तो मैंने राय है, बदल दिया। आप ही से पूछ भाई, रहा हूं। अगले ने स्ट्रेटजी बदली, मैंने स्ट्रेटजी बदल दी। ये क्यों? तो मेरी स्ट्रेटजी है। अगर हमने strategy बदल थी? दिया तो ये मेरे पार्टी का अंदरूनी आप मामला मुझे है। चलिए एक सीट का बता दीजिए, किसी भी एक सीट किस सीट का? किसी भी एक का, जिसको आपका पता आप हो। बता दें। आप चलिए पूछिए। जौनपुर का बता दीजिए। क्या बता दें? क्यों कैंडिडेट बदल दिया? स्थिति, श्रीकला सिंह रेड्डी जी को क्यों हटा परिस्थितियां, दिया? जिसको मैंने पहले टिकट दिया था, वो परिस्थितियों में ऐसी नहीं थी कि उसको लड़ा जाए। वो अच्छी जब नहीं लड़ रही अगले थी। नहीं, अगले ने आपने अभी देखा, अच्छी मैं नहीं कह थी। रहा हूँ, हाँ। नहीं, अच्छे की बात नहीं कह रहे हाँ। हैं, अच्छे हमारे सब हैं। जो परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमने को बदलना पड़ा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये फिर जरूरत इल्जाम पड़ी। है कि ये इल्जाम लग रहा है, आपके विरोधी लगा रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में आप कैंडिडेट बदल इल्जाम रहे तो हैं ये भी लग रहा है, और सपोर्ट कर रहे हैं, इल्जाम उनका तो ये बी भी- टीम बन गए हैं। इल्जाम तो ये भी लग रहा है कि आकाश आनंद को क्यों हटा दिया। इल्जाम तो ये भी है ना, आकाश आनंद को हटाया। ये मैंने पूछा नहीं, आप खुद ही बोल रहे हैं। हम कह रहा आपके हूं। मन का चोर बाहर आ रहा है। मैं कह रहा हूं, सुन मैंने लीजिए। पूछा ही नहीं। मेरी बात सुन ले, मैंने मैं पूछा कह ही रहा हूं, नहीं। आप मैं बता मान रहा हूं, दीजिए। सुन लीजिए। हाँ, ये बताइए। साहस जुटावे ना, सलमान खुर्शीद के बेटी को निकाले, पित्रोदा को निकाले, ये तो मेरे में हिस्से में पित्रोदा है। ने इस्तीफा दे ये दिया है। मैं इस्तीफा नहीं दिया। पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया, नहीं स्वीकार भी हो गया उसका है। इस्तीफा लिया गया है। जो भी है, इस्तीफा लिया गया, नहीं, स्वीकार हो गया। मेरे पास ये आपके साहस मेरे पास है कि मैं निकाल सकता हूँ। किसका निकाला? आकाश पार्टी में है, मैंने आकाश को निकालिए ना। नहीं, निकाल कहाँ दिया। निकाला आकाश को? पद से हटा दिया। पार्टी से निकालिए। मैंने पद से हटा दिया। पार्टी से निकालिए। नहीं, अब अपना उत्तराधिकारी किसी से हटाया। activity में नहीं लगा। इमेच्योर अभी बोला। अभी फिर नहीं, अगर इमेच्योर थे तो क्यों उनको, मैंने हटा दिया। अगर वो इमेच्योर थे, अगर वो इमेच्योर थे तो क्यों उनको जिम्मेदारी दी? किसकी गलती है ये? जो भाजपा से किसकी नहीं, गलती है भाजपा ये? पीछे खड़ी है। चौई साहब, किसकी गलती है ये? नहीं आए, आकाश आनंद को पद दिया तो अपनी मर्जी से दे दिया, नहीं। पद से हटाया, जब अपनी मर्जी से मेरी हटा परिस्थितियां दिया, हैं। इल्जाम लगा दिया। किसकी जिम्मेदारी हुई? ये साहस बोलिए हमारे- बहन जी की मैं है, कह तो रहा हूं ना। बोलिए ना बहन जी की ये है। मेरे साहस क्यों है। नहीं बोल रहे हैं? अगर जरूरत क्यों नहीं बोल रहे हैं? जरूरत आएगी तो ये भी होगा। क्यों नहीं बोल रहे हैं? जरूरत आएगी होगा। प्रदीप जी, राहुल गांधी जब यात्रा लेकर निकल रहे थे, प्रयागराज पहुंचे थे अपनी पहली यात्रा में, काफी भीड़, काफी तस्वीरें वायरल हुई। ऐसा कहा गया कि इलाहाबाद का माहौल बदल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। पर अब
आज की डेट में आपको अलायंस के सहारे इस अपना चुनाव लड़ना पड़ रहा है। क्या अलायंस करना कांग्रेस की मजबूरी हो गई है? अपने दम पर कांग्रेस इलाहाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ी नहीं हो सकती क्या? कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ रही है और जो गठबंधन हमारा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के गठबंधन से ज्यादा लोगों के साथ लड़ रही है। यहाँ तो अखिलेश यादव जी हैं, आपके साथ राजभर है, निषाद हैं और तमाम लोग हैं। और राहुल गांधी की पदयात्रा से पूरे देश में माहौल बदला है। नौजवान आज की डेट में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ है। जिस तरीके से लड़का यहाँ पर रह करके सालों तैयारी करता है, कोचिंग करता है और उसके बाद वैकेंसी न केंद्र से आती है न प्रदेश से आती है, और जो आती भी है वो पेपर लीक के कारण उसको वापस, तमाम ऐसे नौजवान जो वापस जा चुके हैं घर, क्योंकि उनके माँ बाप इतना एफर्ट नहीं कर सकते थे, उनको वापस जाना पड़ा। जो लड़के सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, सुबह उठ करके दौड़ लगाते थे, वर्जिश करते थे, वो सारे लोग घर बैठ गए क्योंकि 4 साल का जब इन्होंने कर दिया। मैं आखिर में आ गया हूँ, आखिरी सवाल आप सबसे, आपके सही साहब, चौधरी साहब, आपसे सवाल है मेरा, कितनी सीटें बसपा को आ रही हैं यूपी में? आखिरी सवाल, कितनी सीटों में आप जीतने वाले हैं? सरकार बनाने के लिए जितनी सीटों की जरूरत है उतनी सीट हमारी या हमारे खड़े हुए पीछे लोग, सरकार तो हम बनाएंगे। प्रदीप जी, देश का प्रधानमंत्री बन सके। कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने 80 आपकी हो गई, 80 आपकी हो गई, आप भी 80 बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और हमारे उज्जवल रमन सिंह जी प्रयागराज से और फूलपुर से अमरनाथ मौर्य प्रदीप जी ऐतिहासिक जी, जीत देश में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं? देश में आपसे पूछ रहा हूँ। गठबंधन की आधी सीटें, 80 में 40 सीटें गठबंधन जीत रहा है, जो आज की स्थिति है। ये 80 बोल रही है, आप 40 बोल रहे हैं, आपस में यही तालमेल नहीं दिखा मुझे। अब हम कैसे हो पाएगा ये, आप बताइए। मैं तो उत्तर प्रदेश 400 पार कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें आ रही गड़बड़ है योगी बाबा बुलडोजर बाबा के नेतृत्व में। गड़बड़ बता रही थी अभी। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, अगर हम इन चारों लोगों को सुने तो यूपी में 80 नहीं 320 सीटें हैं और 320 सीटें ये सब लोग 80-80 जीतने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल की विशेष कवरेज जारी है। राजनीतिक बहस आपने सुनी, कलाकारों के मन में क्या है प्रयागराज के, बताएंगे ब्रेक के उस पार। बने रहिए मेरे साथ, तुरंत लौट के आते हैं। तो संगम नगरी में है, त्रिवेणी के मुहाने पर हम मौजूद हैं। प्रयागराज का शहर है, ये वो शहर है जिसने कई सारे प्रधानमंत्री दिए, ये वो शहर है जिसने अमिताभ बच्चन को भी पहली बार यहीं से लोकसभा का सांसद बनाया। और क्योंकि कलाकारों की भूमि है, कलाकारों की बातें हो रही हैं, तो हमने सोचा कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जो इस शहर के अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, उनको ढूंढ के ले आए हम लोग आपके लिए। ऐसे एक कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, संगीत नाटक अकेडमी से अवॉर्डेड हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उदय चंद परदेशी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। आप बहुत मधुर गाते हैं, अच्छा गाते हैं। अगले कुछ मिनट ये मंच आपका है। तो मैं अपनी जनता से यही कहना चाहती हूँ कि जो विकास कर रहा है आप उसी को अपना वोट दीजिए, और सुरों द्वारा मैं जनता को संदेश देना चाहती हूँ। लोकतंत्र के महापर्व को, लोकतंत्र के महापर्व को मिलकर हमें मनाना है। वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है। लोकतंत्र के इस मंदिर को रोशन हमें बनाना है। मतदान हमारा परम धर्म है, यह सबको समझाना है। लालच में हम नहीं फंसेंगे, सबको याद दिलाना है। लालच में हम नहीं फंसेंगे, सबको याद दिलाना है।
अपनाएंगे। राष्ट्र पर्व त्योहार हमारा मिलकर सभी मनाएंगे। सारे काम बाद में पहले धर्म अपना निभाएंगे। सारे काम बाद में पहले अपना धर्म निभाएंगे। वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है। वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है। वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है। वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रयास परदेसी जी, अंशुला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इंस्टेंट आपने म्यूजिक बना दिया, इंस्टेंट। इसको कहते हैं मैगी का ज़माना। उनको 4 लाइनें पकड़ाएं, उन्होंने तुरंत उसमें धुन थमा दी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा लगा आप लोग आए, वक्त निकाला। और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप जो बोल के जा रहे हैं, गा के जा रहे हैं, कह के जा रहे हैं, वो यहाँ की फिजाओं में गूंजेगा। और जब वोट डालने निकलेंगे तो भारी संख्या में निकलेंगे। सारे रिकॉर्ड कम से कम इलाहाबाद के ज़रिए, प्रयागराज के ज़रिए टूट जाएं, जो बीते 3 चरणों में नहीं टूट पाए हैं। जो अभी तक नहीं टूट पाए हैं। पूरी कोशिश है इस कार्यक्रम के ज़रिए और प्रयागराज के ज़रिए ये मैसेज हम देश भर में दे पाएँ कि क्यों वोट डालना ज़रूरी है। तमाम चीज़ें देश में होती रहती हैं, हम हर चीज़ के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दायित्व हमारा है, उस वक्त में हम देखते हैं कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे की छुट्टी आ रही है, सैटरडे, संडे, मंडे की छुट्टी आ रही है, 3 दिन का टूर प्लान बन सकता है, तो कहीं बाहर चले जाते हैं, गर्मी का मौसम है, पहाड़ों पे चले जाते हैं। और 5 मिनट का जो काम है जिसके ज़रिए आप देश का भविष्य संवार सकते हैं, अपना भविष्य संवार सकते हैं, उसमें हम लोग कोताही बरत देते हैं। वंदना जी मेरे साथ हैं, यहाँ प्रयागराज की जानी मानी कवयित्री हैं, वंदना शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ज़ोरदार तालियाँ। ये अपने कलाम के ज़रिए, अपने बयान के ज़रिए, अपनी कविता के ज़रिए कुछ कहना चाहती हैं आप प्रयागराज वासियों से? बहुत बहुत आभार, धन्यवाद एनडीटीवी का, क्योंकि आप वो हैं जो सबकी बात, जन जन की बात जन जन तक पहुंचाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी बात कहती हूँ। आप लोगों ने लगभग साल भर ये बात सुनी होगी कि यूपी में काबा, यूपी में काबा। अच्छी बात यह है कि ये नहीं आया कि भारत में काबा। तो मैं 4 पंक्तियाँ प्रयागराज वाली भाषा में, यानी कि पक्का इलाहाबादी में 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, उसके बाद अपने तेवर में। कि क्या है भारत में इस समय, हम अच्छा हम सच्चा झूठे प्रचार बा। हम अच्छा हम सच्चा झूठे प्रचार बा, फर्जी डरामा सब फर्जी भौकाल बा। ई वादा ऊ वादा, ई वादा ऊ वादा, फर्जी ही जाल बा। यूपी में काबा तो भारत में काबा, भारत में चुनाव बा, भारत में चुनाव बा। और आइए मैं अब अपने मन की वो बात कहती हूँ जो मुझे बहुत पहले ही कहनी थी। और ये चूँकि भारत में क्या है ये सब जान रहे हैं, और मुझे तो अपनी बात कहनी है कि मैं क्या चाहती हूँ, तो वो पढ़ती हूँ, सुनेगा। फिर मुद्दा गरमाया है, फिर मुद्दा गरमाया है, चुनाव आया है, चुनाव आया है। फिर मुद्दा गरमाया है, चुनाव आया है, चुनाव आया है। और क्या हो रहा है सुनिएगा। एक दूजे को नीचा दिखाने लगे हैं। एक अभी आपने देखा ही कि एक दूजे को नीचा दिखाने लगे हैं, चुनावी में ढकटराने लगे हैं। एक दूजे को नीचा दिखाने लगे हैं, चुनावी में ढकटराने लगे हैं। टीपू पप्पू भी होशियारी दिखाने लगे हैं, टीपू पप्पू भी होशियारी दिखाने लगे हैं। योजनाओं की गिनती गिनाने लगे हैं, योजनाओं की गिनती गिनाने लगे हैं। जनता पर इनका प्यार फिर उमड़ आया है, चुनाव आया है, चुनाव आया है। बहुत 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 शुक्रिया वंदना जी। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि आपकी इस सुमधुर अपील का असर बहुत ज़्यादा होगा, और इस बार तो रिकॉर्ड टूटने ही चाहिए। क्यों प्रयागराज? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने अच्छा गाया। आपने सबको सुना, लेकिन जो प्रयागराज का महापौर हैं, मेयर हैं, उनके मन में क्या है? मेरे साथ गणेश केसरवानी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। बीजेपी का शहर है, 2 साल से लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है। आप खुद बीजेपी के नुमाइंदे हैं शहर में। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने कि जो शहर कभी कांग्रेस का हुआ करता था, जवाहरलाल नेहरू का शहर हुआ करता था, इंदिरा गांधी का शहर हुआ करता था, वह भाजपा का शहर हो गया है? प्रयागराज के सभी सम्मानित
भाइयों बहनों की तरफ से मैं आप सुमित अवस्थी जी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज की जनता ने इस देश के अंदर कांग्रेस के कुनीतियों के कारण जो दुष्प्रभाव पड़ा था उसमें सुधार करने का काम प्रयागराज की जनता ने किया था और इसलिए कांग्रेस को पूरी तरीके से नकारने का काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में आज ही एक रिपोर्ट आई है कि देश के अंदर जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ा है, देश का आबादी का जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के संरक्षण के कारण जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ, हिंदू समाज जो 7-8% से घट रहा है, वहीं देश का मुस्लिम समाज और ईसाई समाज बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जो कांग्रेस की आज़ादी के बाद की जो सोच रही है, क्योंकि पूरे समय तक इस देश के अंदर शासन करना चाहती थी, देश का विभाजन करना चाहती थी, उस कारण आज जो सर्वे एक रिपोर्ट आई है, प्रयागराज की जनता ने कांग्रेस की इस मंशा को बहुत पहले से ही पहचान लिया था और इसलिए कांग्रेस को प्रयागराज की जनता ने पूरी तरीके से नकारने का काम मेरा काउंटर सवाल आपसे ये है मेयर साहब, अब जब आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है, हिंदुओं की आबादी घटी है, तो क्या बीजेपी अल्पसंख्यकों को अपने साथ लाने का प्रयास करेगी? क्या बीजेपी अल्पसंख्यकों को टिकट देने का प्रयास करेगी, देगी? बिल्कुल। जो राष्ट्रवादी हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानते हैं, पहचानते हैं, उनके प्रति उनका श्रद्धा का भाव है, तो निश्चित रूप से बीजेपी उनको अपने साथ लेने का। इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 या 2 टिकट दिए हैं केरल में, बाकी पूरे देश में बीजेपी ने किसी भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया है। नहीं, अब ये रिपोर्ट आ गई है तो विचार बदलेगा? बिल्कुल बिल्कुल विचार बदलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक आह्वान है, इस देश के अंदर जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति के कारण समाज का जो विभाजन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी तो अपने प्रथम दिवस से 21 अक्टूबर 1951 से कहती है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ वो समाज को बनाना चाहती है, समाज को समरस बनाना चाहती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देश के राजनीतिक इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने देश के बुनियादी विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास के साथ इस देश के अंदर सामाजिक समरसता की स्थापना का भी प्रयास किया। यहीं प्रयाग की पावन पुण्य भूमि पर सफाई कर्मचारियों का पांव पखार करके एक ऐसा संदेश उन्होंने दिया जिससे समाज पूरी तरीके से आज समरस हुआ है, लोगों की अवधारणाओं में परिवर्तन हुआ है। इस देश के अंदर श्रम का सम्मान होना बंद हो गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया और उसके बाद वहाँ के श्रमिकों का, मजदूरों का, राजगीरों का, इंजीनियरों का, सबके श्रम का सम्मान किया। एक भारत जो कृतज्ञता का भाव रखने वाला एक ऐसा देश, हम जल भी अगर लेते हैं तो पहले जल देवता से प्रार्थना करते हैं। ये जो कृतज्ञता का भाव था कांग्रेस के कुशासन के कारण पूरी तरीके से मर गया था, उन सारी प्राचीन परंपराओं को भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है और पूरी दुनिया ये महसूस करती है कि अगर भारत आगे बढ़ेगा, भारत 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्भर बनेगा तो हमारा संरक्षण होगा। दुनिया की कोई दूसरी ताकत आगे बढ़ेगी तो हमारे गले रेते जाएंगे। दुनिया भी इस बात को महसूस करती है और भारत के नागरिक भी इस बात को महसूस करते हैं। आज की रिपोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस इस देश को कहां ले जाना चाहती थी, इसलिए आज कांग्रेस को पूरी तरीके से लोगों ने नकार। गणेश जी, आपको अकेला मंच मिला हुआ, आप अपनी बात कहे जा रहे हैं। कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो मजा आता, पर शुक्रिया, वक्त निकाला आपने, हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। इतने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेयर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी, आपको अकेला मंच मिला हुआ, आप अपनी बात कहे जा रहे हैं। कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो मजा आता, पर शुक्रिया, वक्त निकाला आपने, हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। इतने बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेयर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।